Question number 9. A parallel plate capacitor has a dielectric slab of constant K between its plates that covers 1/3 of the area. मतलब ये जो पूरा एरिया है उसमें से 1/3 एरिया पे ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा रखी है, ठीक है. The total capacitance of capacitor is C, while that of the portion with dielectric between is C1. यानी कि पूरा कैपेसिटेंस C है, लेकिन अगर हम केवल ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो ये C1 कह रहा है. Then when the capacitor is charged, plate area covered by dielectric gets charge Q1 and rest of area gets Q2. मतलब इतने पार्ट में Q1 है, इतने पार्ट में Q2 है. तो हमें इन्हीं के रेशियो निकालने हैं. Q1 अपॉन Q2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रेशियो होगा. तो देखो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक बात ये बोल सकते हैं कि अगर हम इस कैपेसिटर को यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला कैपेसिटर C1 है और ये वाला कैपेसिटर C2 है. और ध्यान से समझना, C1 एंड C2 विल बी इन पैरेलल, ठीक है. पैरेलल में ऐसे, क्योंकि इनकी एक तरफ की प्लेट इधर जुड़ी हुई है, एक तरफ की प्लेट इधर जुड़ी हुई है. और पैरेलल में होने की वजह से क्या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होगा. और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी से लिखें, डी इनके बीच का गैप हो गया, तो आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब है E1 और E2 की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है ना. मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ऊपर वाले कैपेसिटर में, नीचे वाले कैपेसिटर में. और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी से भी लिख सकते हैं. अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि इसमें तो सर डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k होना चाहिए. वो बात सही है, बट एक्चुअली इसका जो चार्ज है ना, वो चार्ज एडजस्ट होगा इस तरह से कि चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. इस कैपेसिटेंस की वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी, खाली वाले से कंपेयर करें तो इसका चार्ज भी k टाइम्स हो जाएगा. तो जब चार्ज k टाइम्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपनसेट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हम इससे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन डी होता है. तो V सेम है तो E1 और E2 इक्वल आएगा. तो एक ऑप्शन तो इसमें A करेक्ट हो जाएगा, B करेक्ट नहीं आएगा. फिर Q1 और Q2 अगर हम जज करें तो देखो Q1 और Q2, Q1 को लिख सकते हैं C1V और Q2 को लिख सकते हैं C2V. अच्छा, C1V की वैल्यू क्या होगी? तो C1V की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा A/3 इंटू अपसाइलन नॉट K अपॉन D और इंटू V. और C2 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये होगा 2A/3 अपसाइलन नॉट इंटू V अपॉन D. तो अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू, तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू K अपॉन 2 आएगी. देखिए, तो C ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. फिर अगर हम C की वैल्यू लिखें, C की वैल्यू होगी C1 प्लस C2. अच्छा, C1 कितना है? C1 है A/3 अपसाइलन नॉट K अपॉन D. और C2 की वैल्यू है 2A/3 अपसाइलन नॉट अपॉन D. और C1 की वैल्यू अकेले, C1 की अकेले वैल्यू है A/3 अपसाइलन नॉट K अपॉन D. तो अगर हम यहाँ से C अपॉन C1 की वैल्यू निकालें, C अपॉन C1 की वैल्यू, तो देखो यहाँ से क्या क्या बचेगा भाई. A/3 अपसाइलन नॉट K अपॉन D कैंसिल अगर करते हैं तो यहाँ से क्या ये K प्लस 2 अपॉन K के इक्वल आ रहा है. देखो सॉल्व करके देख लीजिए. तो ऑप्शन डी हमारा और करेक्ट आएगा यहाँ पे. अच्छा क्वेश्चन है ये. सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इसको, इन दोनों को अलग कर दें. ये अलग कैपेसिटर है, ये अलग कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करो. बस बेसिक बातें जो है वो अप्लाई करो.